Hello students, welcome to accountancy class. Today we will continue our previous chapter cash flow statement. Previous class के अंदर हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में पढ़ा. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है रिलेटेड टू फाइनेंसिंग एक्टिविटीज रिलेटेड टू नॉन करंट लायबिलिटी एंड कैपिटल. नॉन करंट लायबिलिटी एंड कैपिटल. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी थी वो आपकी रिलेटेड थी फिक्स एसेट से, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपकी रिलेटेड होती है फिक्स लायबिलिटी से, मींस नॉन करंट लायबिलिटी एंड कैपिटल से. फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब फाइनेंस कहाँ से हमारे पास आ रहा है या फाइनेंस हमारे पास से कहाँ से जा रहा है. तो मीन्स आप इसको ये भी ले सकते हैं सोर्सेज ऑफ फंड्स, मतलब पैसा आपके पास इकट्ठा कहाँ से होता है और आप उन्हीं सोर्सेज में पैसा वापस कब देते हैं. तो पहले आपके पास आता है शेयर कैपिटल, मतलब आप शेयर इशू करते हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स, तो उससे हमारे पास पैसा क्या होता है आता है, तो ये इनफ्लो हो गया. मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इनफ्लो, इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स. आफ्टर देन लोन टेकन या प्रोसीड फ्रॉम लोन, मतलब आपने कहीं से लोन ले लिया, बैंक से लोन ले लिया, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लिया, किसी भी पर्सन से आपने लोन ले लिया, तो आपके पास वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बन जाता है. उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट है. अब बैंक ओवरड्राफ्ट भी आपका फाइनेंसिंग का पार्ट होता है. अगर बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो रहा है तो आपका इनफ्लो है, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट कम हो रहा है तो आउटफ्लो है. मतलब आपने लोन ले लिया, शेयर इशू कर दिए, डिबेंचर इशू कर दिए, तो ये सब आपका इनफ्लो है. और आउटफ्लो इन्हीं एक्टिविटीज़ में, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में अगर इन्हीं चीज़ों में पैसा वापस दे रहे हैं, मतलब रिडम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल, तो आपके पास से पैसा चला जाता है. उसके बाद रिपेमेंट ऑफ लोन एंड आफ्टर देन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, तो इन चीज़ों में हमारा पैसा चला जाता है, तो उसे हम आउटफ्लो बोलते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. और अगर आप इन्हीं चीज़ों पे इंटरेस्ट या डिविडेंड पे करते हैं, डिविडेंड पेड मतलब आपने शेयर इशू करे तो उसके ऊपर आपको डिविडेंड देना पड़ेगा, और डिवेंचर इशू करे तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, लोन लिया है तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा. तो ये आपके पैसे का आउटफ्लो हो जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी से. तो ये दो पॉइंट हैं, यहाँ से आपके पास कैश का इनफ्लो हो रहा है फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और यहाँ आपके पास कैश का आउटफ्लो हो रहा है फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. मतलब शेयर इशू करते हो तो पैसा आता है, और शेयर रिडीम करते हो तो पैसा चला जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी से. इसी तरीके से इश्यू डिबेंचर इनफ्लो और रिडम्पशन और डिबेंचर आउटफ्लो. लोन लिया है तो पैसा आ गया प्लस, लोन रिपे कर दिया तो पैसा चला गया माइनस. अब डिफरेंट सम्स दिए हुए हैं हमारी बुक के अकॉर्डिंग, तो उनके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि इनको फाइनेंसिंग एक्टिविटी के फॉर्मूले में किस तरीके से दिखाना है. तो सम नंबर 28 है, इलस्ट्रेशन 28. तो उसको जो उसकी स्टेटमेंट दी हुई है उसमें यही है कि आपको कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करना है. आपको दिया हुआ है शेयर कैपिटल और 2 ईयर्स दिए हुए हैं 2017 एंड 2018. आपको पहले तो ईयर्स चेक करने हैं, उसके बाद आपको देखना है कि शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है. अब जैसे यहाँ दिया हुआ है शेयर कैपिटल आपको दी हुई है 6 लाख 2017 में, और 18 में आपके पास हो जाती है 8 लाख, मतलब 2 लाख से आपकी कैपिटल बढ़ गई. तो अगर आपकी कैपिटल बढ़ी है तो आप इसको क्या दिखाएंगे, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल. मतलब आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी, इट मीन्स आपने शेयर इश्यू कर दिए, तो इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल 2 लाख आप क्या करेंगे प्लस, आप ऊपर लिख देंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपकी 2 लाख से जीरो हो रही है, तो 2 लाख से जीरो होगी, इट मीन्स रिडम्पशन कर दिया आपने, मतलब आपने शेयर कैपिटल रिडीम कर दी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आप इसके आगे लिख देंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. ये 2 लाख से जीरो होगी आपके पास, तो 2 लाख नेगेटिव लिख देंगे, माइनस इसको ब्रैकेट में लिख देंगे तो पैसा चला गया. और उसके बाद डिबेंचर 0 से 1 लाख हो रहे हैं, तो इश्यू ऑफ डिबेंचर, तो ये आप क्या करेंगे प्लस कर देंगे क्योंकि आपके पास पैसा आ गया. इनके आगे रेट लगी हुई है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के आगे रेट लगी हुई है तो वो डिविडेंड की रेट है, और डिबेंचर के आगे जो रेट लगी हुई है वो इंटरेस्ट की रेट है. तो उसका जो ट्रीटमेंट क्या करना है वो हम बाद में करते हैं. आगे आपको ये नीचे पॉइंट दिए हुए हैं, वहीं से हमें पता लग जाएगा. आपको फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है इक्विटी शेयर वर इशूड, इक्विटी शेयर वर इशू एट ए प्रीमियम ऑफ 15%. आपने जो शेयर इशू किए थे वो 15% प्रीमियम पे इशू करे हैं, मीन्स 2 लाख का 15% कितना हुआ 30,000, तो वो प्रीमियम यहीं प्लस कर देंगे. मतलब जो आपने प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं वो प्रीमियम यहीं प्लस कर देंगे.
उसके बाद 12% प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। आपने जो प्रेफरेंस शेयर रिडीम करें वो 5% प्रीमियम पे रिडीम करें। अब देखो प्रेफरेंस शेयर कितने थे, 2 लाख, 2 लाख का 5% कितना हुआ, 10,000, मतलब आपने टोटल 2 लाख 10,000 वापस दिए, तो यहीं इसके साथ प्लस करके टोटल अमाउंट माइनस कर देंगे। उसके बाद डिबेंचर वर इशू एट ए डिस्काउंट ऑफ 1%। आपने जो डिबेंचर इशू करे हैं वो 1% डिस्काउंट पे इशू करें। अब देखो डिबेंचर कितने हैं, 1 लाख, तो 1 लाख का 1% कितना हो गया, 1,000, मतलब आपने जो डिबेंचर इशू करे हैं 1 लाख के वो डिस्काउंट पे इशू करें हैं, तो 1,000 आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है, मतलब टोटल 99 आ जाएगा। डिविडेंड पेड ऑन ऑल प्रेफरेंस शेयर, तो ये माइनस कर देंगे। डिविडेंड पेड कितना हो जाएगा, 24,000, ये आप क्या करेंगे, माइनस। उसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट पेड भी क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा, इंटरेस्ट पेड माइनस हो जाएगा 14,000। एंड अंडर राइटिंग कमीशन ऑफ इक्विटी शेयर रुपये 10,000। अंडर राइटिंग कमीशन है 10,000 का, वो आपने इक्विटी शेयर इशू करे तो उसके ऊपर आपने कमीशन दिया, वो यहाँ से माइनस हो जाएगा, अंडर राइटिंग कमीशन। एंड प्रपोज डिविडेंड on equity share for the year ending 31st March 2018 1,20,000 and proposed dividend on equity share for the year ending 31st March 2017 90,000। आपको 2 years का प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ, तो आपने क्या करना है, इसमें से जो प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड है वो आपने यहाँ से माइनस कर देना है। जो प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड है वो आप यहाँ से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 90,000। प्रीवियस ईयर का ही माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि आपको 2 years का जो प्रोविजन दिया हुआ है, इसमें से जो प्रपोज डिविडेंड है, प्रपोज डिविडेंड की पेमेंट होती है एनुअल जनरल मीटिंग के बाद। अब एनुअल जनरल मीटिंग होती है जब इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल हो जाती है। अब वो रिटर्न फाइल होती है एक पर्टिकुलर डेट के बाद, मतलब नॉर्मली जो डेट होती है कंपनीज के रिटर्न फाइल करने की 31 अक्टूबर, तो उसके बाद एजीएम होगी, उसके बाद डिक्लेयर होगा कि डिविडेंड कितना पे करना है। तो हमें उस अमाउंट के बारे में भी कोई श्योरिटी नहीं है कि कितना अमाउंट पे करेंगे, तो वो तब तक के लिए वो अमाउंट आपके लिए कंटीजेंट लाइबिलिटी हो जाता है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर का अमाउंट है वो आपने लास्ट ईयर प्रपोज किया होता है, इस उसकी पेमेंट करी होगी, इसलिए प्रीवियस ईयर का अमाउंट ही आप माइनस करते हैं और यही डिविडेंड आप ऑपरेटिंग में ऊपर जाके प्लस करते हैं। तो प्रपोज डिविडेंड आपने सिर्फ प्रीवियस ईयर का ही माइनस करना है। अब इन सभी को आपने क्या कर देना है, नेट अमाउंट निकाल लेना है, ये आ जाएगा 2,10,000 प्लस में, और ये आपके पास आ जाएगा 2,20,000, और ये आ जाएगा 2,10,000 नेगेटिव। उसके बाद ये 99,000 और ये 24,000 माइनस, और ये 14,000 माइनस, और ये 90,000 माइनस। तो आप नेट अमाउंट आपके पास आ जाएगा, अगर आप इसका टोटल करते हैं तो ये 19,000 नेगेटिव आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, माइनस में आ गया तो यूज्ड, अगर प्लस में आता तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। एक और सम देखते हैं, उससे हमें और पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सम नंबर 29 है, इसके अंदर हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट कर रहे हैं उसको साथ साथ करेंगे, पहले ऑपरेटिंग की जो चीज़ें आएंगी वो साथ साथ लिखते जाएंगे। शेयर कैपिटल आपकी 20 लाख से 30 लाख हो रही है, शेयर कैपिटल आपकी 20 लाख से 30 लाख हो रही है, तो 10 लाख आपकी इंक्रीज होगी, तो आप यहाँ पे लिख देंगे इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, ये आपके पास आ जाएगी 10 लाख। आफ्टर देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपकी 2 लाख से 1 लाख हो रही है, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो ये रिडीम होगी, तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये आपके पास 2 लाख से 1 लाख होगी, तो 1 लाख माइनस में। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 0 से 95 हो गया। अब देखो सिक्योरिटी प्रीमियम 95,000 हुआ है आपके पास, इसको हम अलग से लिख दें अभी एक बार। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपको 95 आया है, एक्चुअल में ये 95 हुआ है, जो आपने शेयर इशू करे इसी का सिक्योरिटी प्रीमियम है, मतलब आपने जो शेयर इशू करे वो प्रीमियम इशू कर दिए। हालांकि यहाँ हम 95 प्लस कर सकते हैं, लेकिन इसके नीचे एक पॉइंट दिया और एडजस्टमेंट में, उससे हम देखते हैं कि ये एक्चुअल में 95 है या कुछ और अमाउंट था। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हुआ है, तो वो हमारा किसका पार्ट बन जाएगा, ऑपरेटिंग का, तो उसको हम ऑपरेटिंग में लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना दिया हुआ है आपको, 8 लाख से 4 लाख से 8 लाख हो गया। जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है 4 लाख से 8 लाख हो गया, तो प्रॉफिट आपको कितना हो गया, 4 लाख, तो वो हम ऑपरेटिंग का पार्ट वहाँ लिख देंगे ऑपरेटिंग में। उसके बाद डिबेंचर 10 लाख से 10 लाख है, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मतलब 10 लाख के 10 लाख है, ना तो डिबेंचर इश्यू है ना रिडीम हुए। नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है, फ्रेश इक्विटी शेयर वर इशू एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। फ्रेश इक्विटी शेयर वर इशूड ऑन 31 मार्च 2016। पहले तो डेट का क्या करना है, इस डेट के अकॉर्डिंग आपको प्रीमियम डिविडेंड पे करना होता है, तो वो डिविडेंड का पॉइंट बाद में देखते हैं। फ्रेश इक्विटी शेयर वर इशूड ऑन 31 मार्च 2016 एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब आपने जो शेयर इशू करे थे वो प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं,
मतलब 10 लाख का 10% कितना हो गया 1 लाख, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर 8%। अब ये जो पॉइंट दिया हुआ है ना इंटरिम डिविडेंड, एक होता है प्रपोज डिविडेंड, एक इंटरिम डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड कंपनी लास्ट में प्रपोज करती है, मतलब ईयर एंड में या ईयर के स्टार्टिंग में। इंटरिम डिविडेंड कंपनी ड्यूरिंग द ईयर देती है। अब इंटरिम डिविडेंड आपको दिया हुआ है 8% देना है। प्रॉब्लम यह है कि किस पे देना है। जो आपको ऊपर वाली लाइन लिखी हुई थी, फ्रेश इक्विटी शेयर वर इश्यूड ऑन 31 मार्च 2016, वो डेट इसी वजह से दी हुई थी कि आप डिविडेंड लगा सकें। मतलब आपने जो नए शेयर इशू करें वो 31 मार्च 2016 को इशू करें। इट मीन्स आपने जो पूरा साल पैसा यूज़ किया वो 31 मार्च 2015 वाला ही यूज़ किया। मतलब आपके पास 20 लाख से 30 लाख हुए, वो क्लोजिंग डेट को हुए, तो इसका मतलब आप ओपनिंग डेट पे इंटरेस्ट लगा देंगे। मतलब 20 लाख पे 8%, तो जो डिविडेंड पे आप करोगे 20 लाख का 8% कितना हो जाएगा 1,60,000, ये आप माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम ऑन 31 मार्च 2016 एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। मतलब आपने जो प्रेफरेंस शेयर रिडीम करे थे वो भी प्रीमियम पे रिडीम करे थे। मतलब 1 लाख का 5% कितना हो गया 5,000। मतलब आपने टोटल अमाउंट कितना वापस दिया 1,05,000। अब देखो जो प्रीमियम का अमाउंट हमें 95 दिया हुआ था वो इसी तरीके से दिया होता 1 लाख प्लस और 5,000 ये माइनस, तो वो नेट 95 था, तो इसलिए हमने यहाँ पे 95 पहले नहीं लिखा था। उसके बाद आपके पास आता है प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम ऑन 31 मार्च 2016 एट ए प्रीमियम 5%, वो हमने कर दिया। प्रेफरेंस शेयर जो आपने 31 मार्च 2016 को रिडीम करें तो ये डिविडेंड के रेट के अकॉर्डिंग करें। मतलब ये जो डेट दी हुई है डिविडेंड के अकॉर्डिंग दी हुई है, डिविडेंड के लिए दी हुई है। तो प्रेफरेंस शेयर पे जो डिविडेंड है वो आप कैसे दोगे, ये आप दे दोगे 31 मार्च 2015 पे, क्योंकि आपने जो रिडीम करें वो 16 में कर दे, तो पूरा साल आपने पैसे ओपनिंग बैलेंस यूज़ किया। तो 2 लाख का 10% 20,000 ये आप माइनस कर देंगे। 2 लाख का 10% मतलब जो प्रेफरेंस की रेट दी हुई थी आपको। और उसके बाद एक पॉइंट आपको अपने आप लेना है, डिबेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट दी हुई है तो डिबेंचर का इंटरेस्ट भी माइनस करेंगे। रीज़न, क्योंकि डिबेंचर आपने सेम अमाउंट रखा है तो इंटरेस्ट तो हमारा लगेगा ही लगेगा। डिबेंचर का अमाउंट इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा 10%। आप किस पे लगाएं, ओपनिंग या क्लोजिंग, दोनों अमाउंट सेम है तो किसी पे भी लगा सकते हैं। नॉर्मली हम ओपनिंग बैलेंस पे लगाते हैं, तो 10 लाख का 10% कितना हो जाएगा 1 लाख। तो 1 लाख आप इंटरेस्ट यहाँ से क्या करेंगे माइनस कर देंगे। लेकिन अब ये तो इनको प्लस माइनस करके हमारे पास आ जाएगा 7,15,000, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट आ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। लेकिन इसके अंदर हमें ऑपरेटिंग से भी कैश फ्लो निकालना था, तो उसके लिए हमें सबसे पहले प्रॉफिट देखना पड़ेगा। वो हमें दिया हुआ था 4 लाख, और 4 लाख हमारे पास प्रॉफिट था। और जो आपने डिविडेंड पे किए हैं ये दोनों यहाँ के क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। टोटल डिविडेंड कितना था 180, तो ये दोनों डिविडेंड प्रॉफिट के अंदर प्लस हो जाएंगे 1,80,000। तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा 4,80,000। और जो आपने इंटरेस्ट पे किया था ये एडजस्टमेंट में प्लस कर देंगे, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 580 एंड 1 लाख इंटरेस्ट प्लस कर देंगे तो आपके पास ये कितना आ जाएगा 6,80,000। ये आपके पास आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 6,80,000। ये हमारे पास बनेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, लेकिन कोई और एडजस्टमेंट नहीं दी हुई, तो इसी को ही हम क्या मान लेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो इस तरीके से कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ जाएगा, इस तरीके से हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो ये यहाँ हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ वाला टॉपिक क्लियर होता है। मतलब हम ऑलरेडी तीनों टॉपिक कर चुके हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अभी हम अलग अलग तरीके से इनको सीख रहे थे कि तीनों एक्टिविटी से कैश का इनफ्लो आउटफ्लो कैसे होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सीखेंगे कि पूरा सम अगर हमें आता है, मतलब आपको तीनों एक्टिविटीज़ को इकट्ठा करके देखना है और कंबाइन करना है, और उसमें हमें देखना है कि किन किन एक्टिविटी से पैसा आया और गया, और जो टोटल आएगा, मतलब जो इन तीनों का टोटल आएगा वो हमारे पास होता है नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो वो उसके अंदर हम ओपनिंग बैलेंस ऐड करते हैं, फिर क्लोजिंग बैलेंस आता है, वो टोटल सम हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो इससे पहले आपको ये तीनों एक्टिविटीज़ के जो सम है इंडिविजुअली जो सम है वो आपको अच्छे से आने चाहिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पूरा सम करेंगे, फिर आपका ये कैश फ्लो वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास आपकी यहीं कंप्लीट है।